नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आश्चर्य घटना का 9वां अध्याय। आश्चर्य घटना के आगे के सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। नौका डूबी, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। अभी दिन पहर भर भी न चढ़ा होगा कि स्टीमर एक बालू के टीले में लगकर अटक गया। अनेक प्रयत्न करने पर भी स्टीमर ना चला। कछार के नीचे बहुत दूर तक बालू का मैदान आकर नदी के जल से मिला था, जिस पर जलचर पक्षियों के पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। नदी के निकटवर्ती गांव की स्त्रियां सिर पर घड़ा लेकर वहां पानी लेने के लिए आई थी। उनमें कितनी ही मुंह पर बिना घूंघट डाले और कितनी ही युवतियां घूंघट डाले स्टीमर की ओर देखकर अपने मन के कौतूहल को मिटा रही थी। गांव के लड़के सब किनारे खड़े होकर जहाज के रुक जाने से एक कौतूहल समझ खूब जोर से चिल्ला चिल्लाकर उछल रहे थे। स्टीमर दिन भर वहीं अटका रहा। क्रमशः सूर्यास्त हुआ। रमेश जहाज का रेलिंग पकड़कर चुपचाप सूर्यास्त समय की शोभा देखने लगा। कमला अपनी रसोई बनाने की जगह से धीरे धीरे आकर कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हुई। जब देखा कि रमेश शीघ्र पीछे की ओर मुंह ना फिराएगा, तब वह दो एक बार धीरे से खांसी। इससे भी कोई फल ना हुआ। आखिर वह अपनी कुंजियों के गुच्छे से किवाड़ खटखटाने लगी। जब शब्द अधिक हुआ तब रमेश ने मुंह फिराया। कमला को खड़ी देखकर उसके पास आया और बोला, यह तुम्हारे कौन सी पुकारने की युक्ति है? तो और कैसे पुकारूं? क्यों, मेरे बाप ने मेरा नामकरण नहीं किया? यदि वह किसी व्यवहार में ना आया तो वह व्यर्थ ही हुआ ना। काम के समय तुम मुझको रमेश बाबू कहकर पुकारो तो क्या हर्ज है? कमला ने इस बात को ठट्टा समझा। उसका मुंह सायकालिक लालिमा से लाल था और वह और भी लाल हो गया। उसने जरा गर्दन टेढ़ी करके कहा, आप क्या कहते हैं? सुनिए, आपका भोजन तैयार है। सवेरे ही कुछ खा लीजिए। आज दिन में आपको अच्छी तरह भोजन ना मिला। नदी की ठंडी हवा लगने से रमेश को भूख मालूम होती थी, किंतु सामग्री के अभाव से कमला व्यग्र हो पड़ेगी, इसके लिए वह कुछ ना बोलता था। ऐसे समय में आयोजित भोजन के संवाद से उसके मन में जो सुख उत्पन्न हुआ, उसमें एक विचित्रता भरी थी। वह केवल शीघ्र क्षुधा निर्वृत्त होने की विचित्रता ना थी। विचित्रता यह थी कि रमेश कुछ ना जानता था तो भी उसके आहार की चिंता कमला के मन में जागृत थी। कमला रमेश को सुखी रखने की चेष्टा में सदा लगी रहती। यह देख रमेश को उस पर बड़ी ही श्रद्धा उत्पन्न हुई, परंतु वह उसको प्राप्य न था। इतनी बड़ी बात केवल भ्रम के ऊपर खड़ी थी। इस बात का कठिन आघात उसके हृदय में लगा। उसने सिर झुकाकर एक लंबी सांस ले कमरे के भीतर प्रवेश किया। कमला ने उसके मुंह का भाव देखकर आश्चर्यचकित होकर कहा, मालूम होता है आपकी इच्छा भी खाने की नहीं है। क्या आपको भूख नहीं लगी है? क्या मैं आपको जिद करके खिलाना चाहती हूँ? रमेश ने झट मुंह पर प्रसन्नता का भाव झलकाकर कहा, जिद काहे की? मेरे पेट में आप ही आग लगी है। अभी तो तुम भले ही कुंजी झनकार कर बुला आई, परोसने के समय मालूम होगा। यह कहकर रमेश ने चारों ओर देखकर कहा, खाने की वस्तु तो कहीं कुछ नजर नहीं आती। क्षुधा के वेग अधिक होने पर भी घर के ये असबाब मुझे हजम न होंगे। लड़कपन से मेरे खाने पीने का दूसरा ही अभ्यास है। रमेश ने कमरे की कुर्सी, चारपाई आदि वस्तुओं की ओर उंगली उठाकर कहा। कमला खिलखिलाकर हंस पड़ी। जान पड़ता है अब आप मारे भूख के अधीर हुए हैं। पहले आपको भूख प्यास न थी, पर मेरे पुकारती भूख याद आ गई। अच्छा, अब 2 मिनट धैर्य से बैठे, मैं अभी जलपान की वस्तु ले आती हूँ। रमेश, देरी होने से मेज, स्टूल, कुर्सी या कुछ ना देखने मिलेगा। पीछे दोष ना देना। इस हास्य विनोद से कमला को बड़ी खुशी हुई। वह फिर हंसने लगी। हंसते हंसते वह रसोई बनाने की जगह से जलपान लाने गई। रमेश के कृत्रिम प्रफुल्ल मुख पर फिर उदासी छा गई। कमला साखू के पत्ते से ढकी हुई कुछ चीज हाथ में लिए शीघ्र ही कमरे में आई। उसको चारपाई पर रखकर आंचल से मेज झाड़ने लगी। अरे, यह क्या कर रही हो? आप देखते तो रहिए मैं क्या कर रही हूँ। क्या कर? उसने मेज पर पत्ता बिछाकर उस पर पूरी तरकारी रख दी। अरे, ये क्या? पूरी कैसे बनाई? कमला ने मुस्कुराकर कहा, आप ही बताइए कैसे बनाई? रमेश ने कठिन चिंता की मुद्रा करके कहा, जरूर तुम दुकान से मोल लाई हो। कमला ने तमक कर कहा, कभी नहीं, राम का नाम लो।
रमेश ने खाते खाते पूरी के संबंध में अनेक असंभव के द्वारा कमला को चिढ़ा डाला। जब उसने कहा कि जादूगर के अलाउद्दीन ने बलूचिस्तान में से गर्मा गर्म पूरी तैयार करके दैत्य के द्वारा सौगात भेजी है, तब कमला अधीर उठी। तब वह बोली, जाइए, मैं अब आपसे ना बोलूँगी। नहीं नहीं, मैं अनुमान करके थक गया, पर कोई स्थिर कारण ना कर सका। तुम्हें इस बीच दरिया में पूरी का सामान कैसे मिला? कारण ना मालूम हुआ तो ना हो, खाने में तो अच्छा मालूम होता है। यह कहकर रमेश एकाग्र मन से ज्वाला शांत करने लगा। जहाज सूखे में अटका देखकर कमला ने बस्ती से भोजन की आवश्यक सामग्री मोल ले आने के लिए उमेश को भेजा था। कमला जब स्कूल में थी तब रमेश ने उसको कुछ रुपए जलपान के लिए दिए थे। उन्हीं में से उसने कुछ बचा रखा था। उसी से उसने थोड़ा घी और आटा मोल मंगा लिया। कमला ने उमेश से पूछा, तुम क्या खाओगे? उमेश, गांव में एक ग्वाले के घर बहुत बढ़िया दही देखा है। केला अपने घर में ही मौजूद है। 2-1 पैसे की चिड़वा और कुछ फल मोल मिल जाने से आज भर पेट फलाहार हो जाएगा। आपकी दया होगी तो आज मेरा भी यही भोजन होगा। उस लड़के की रुचि फलाहार करने की देख कमला ने उत्साहपूर्वक बोली, कुछ पैसे बचे हैं? उमेश, कुछ भी नहीं। कमला बड़ी कठिनाई में पड़ गई। रमेश से मुंह खोलकर कैसे रुपया मांगेगी यही सोचने लगी। कुछ देर के बाद बोली, अगर तुम्हारे नसीब में आज फलाहार ना बदा हो तो पूरी ही सही, चलो आटा गूंद लें। उमेश ने कहा, मगर दही ऐसा उम्दा देख आया हूं कि आपसे क्या कहूं। कमला, देखो उमेश बाबू जब खाने बैठे तब तुम सौदा लाने के लिए पैसे मांगने आना। रमेश जब कुछ भोजन कर चुका तब उमेश उसके सामने आ खड़ा हुआ। रमेश ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसने धीरे स्वर में कमला से कहा, माँ, बाजार के लिए कुछ पैसा चाहिए। तब रमेश को चेतना हुई कि भोजन की तैयारी करने में रुपए की जरूरत होती है। जादूगर की अपेक्षा करने से काम नहीं चल सकता। उसने कमला से कहा, तुम्हारे पास तो रुपया नहीं है, मुझे क्यों याद नहीं दिलाया? कमला ने मौन साध अपराध स्वीकार कर लिया। भोजन करके रमेश ने कमला के हाथ में एक छोटा सा कैश बॉक्स देकर कहा, यह लो, इसमें से रुपया निकालकर जो जरूरी हो खर्च कर लो। यूं गृहस्थ का कुल भार मेरे हाथ से धीरे धीरे कमला के हाथ में जा रहा है। यह रमेश जहाज की रेलिंग पकड़कर मन ही मन सोचने और पश्चिम आकाश की ओर देखने लगा। पश्चिम आकाश की ओर देखते ही देखते उसकी आंखों के चारों ओर अंधकार छा गया। उमेश ने आज भरपेट चिड़वा, दही और केले का फलाहार किया। कमला उसके सामने खड़ी होकर उसका सारा जीवन वृतांत पूछने लगी। वह सौतेली माँ से सताया जाकर घर से विरक्त हो अपनी नानी के पास काशी भागा जा रहा था। उसने कमला से कहा, माँ, यदि तुम अपने पास रखो तो मैं कहीं न जाऊंगा। मातृहीन बालक के मुंह से माँ संबोधन सुनकर बालिका के कोमल हृदय में मातृभाव का संचार हुआ। कमला ने करुणा भरे स्वर में कहा, अच्छा तो उमेश, तुम हमारे ही साथ रहो। किनारे की वनलता ने अपनी श्यामल छटा से संध्या वधु के सुनहले आंचल में काली गोट लगा दी। पक्षीगण भी दिन भर अन्यंत्र घूमकर सांझ को अपने घोंसले में जाकर कलरव करने लगे। नदी में उस समय एक भी नाव ना थी, सिर्फ एक बड़ी डोंगी जल के ऊपर चली जा रही थी। रमेश जहाज की छत पर खड़ा होकर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की शोभा देख रहा था। अचानक चंद्रमा की चटकीली चांदी में रमेश को नलिनी का स्मरण हो गया और स्मरण आते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। पिछले 2 वर्ष का समस्त जीवन वृतांत उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। नलिनी के साथ उसके प्रथम परिचय का दिन स्मरण हो आया। उस दिन को रमेश अपने जीवन का एक विशेष दिन जानकर मन ही मन सोचने लगा। योगेंद्र जब उसे अपनी चाय टेबल के पास ले गया, वहां नलिनी को बैठा देख लज्जाशील रमेश ने अपने को भारी विपद जाल में फंसा समझा। धीरे धीरे उसकी लज्जा भंग हो गई। वह नलिनी के साथ घुल मिल गया और वही मेल मिलाप रमेश के बंधन का कारण हुआ। रमेश ने काव्य साहित्य में जो कुछ प्रेम की कहानी पढ़ी थी वह नलिनी के ऊपर आरोपित करने लगा। मैं प्रेमिक हूँ, प्रेम करना जानता हूँ, इसका अभिमान उसके मन में उत्पन्न हुआ। इसके सहपाठी परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्रेम की कविता का अर्थ कंठस्थ करके ही अपने को धन्य मानते थे, किंतु रमेश प्रेम को चरितार्थ कर अपने को धन्य मानता था। यह सोचकर वह अन्य छात्रों को कृपा पात्र समझता था। रमेश ने अच्छी तरह आलोचना करके देखा। उस दिन भी वह प्रेम के द्वार पर ही था, किंतु कमला ने अकस्मात आकर जब उसकी जीवन समस्या को जटिल कर दिया तब नलिनी के प्रति उसका प्रेम आकार धारण कर उसके हृदय में जागृत हो उठा। रमेश दोनों हाथ सिर पर रखकर सोचने लगा। उसके जीवन का शेष भाग सामने पड़ा है, किंतु वर्तमान जीवन संकट जाल में फंसा है।
क्या उस जाल को वह अपने सबल हाथों से काटकर बाहर ना हो सकेगा? दृढ़ संकल्प के आवेश में आकर उसने एकाएक सिर उठाकर देखा। पास ही एक कुर्सी के पास कमला खड़ी है। मालूम होता है आप सोए थे, मैंने आपको जगा दिया। कमला को दुखी होकर लौटते देख रमेश ने कहा, नहीं नहीं, मैं सोया नहीं था, तुम बैठो, मैं तुमसे कहानी कहूँगा। कहानी का नाम सुनकर कमला पुलकित हो गई और कुर्सी पर आकर बैठ गई। रमेश पहले ही निश्चय कर चुका था कि कमला से सब बातें खोलकर कह देना उचित है, किंतु वह इतनी बड़ी गहरी चोट उसे एकाएक ना दे सका, इसलिए बोला, बैठो, मैं तुमसे कहानी कहता हूँ। रमेश ने कहा, एक समय एक जाति के क्षत्रिय थे। कमला ने पूछा, किस समय? क्या बहुत काल पूर्व? हाँ, बहुत काल पूर्व, जब तुम्हारा जन्म ना हुआ था। क्या, तब आपका जन्म हुआ था? क्या आप बहुत पुराने समय के हैं? अच्छा। उन क्षत्रियों की रीति थी कि वे स्वयं विवाह करने न जाकर तलवार भेज देते थे। उस तलवार के साथ लड़की का ब्याह हो जाने पर उसे घर लाकर फिर उसके साथ ब्याह करते थे। अच्छा, छी छी, ऐसा भी कोई ब्याह होता है? मैं भी ऐसे ब्याह को पसंद नहीं करता, किंतु क्या किया जाए, यह क्षत्रियों की कथा कह रहा हूँ। वे ससुर के घर जाकर ब्याह करने में अपना अपमान समझते थे। मैं जिस राजा की कथा कह रहा हूँ वह इसी जाति का क्षत्रिय था। वे कहा कि राजा थे? यह तो आपने कहा ही नहीं, कमला ने पूछा। मद्र देश का राजा था। पहले राजा का नाम बताइए। कमला सब बातों को स्पष्ट कर लेना चाहती थी। उसके निकट कथा संबंधी कोई विशेष विषय छोड़ देने से वह आगे बढ़ने न देगी, यह रमेश पहले से जानता होता तो वह और सावधान होकर कहानी कहता। अब उसे मालूम हो गया कमला को कथा सुनने का जैसा शौक है, उससे वह कथा में किसी जगह चालाकी करने न देगी। रमेश कुछ देर बाद बोला, राजा का नाम था रंजीत सिंह। अच्छा, रंजीत सिंह, मध्य देश का राजा। फिर उसने पूछा, इसके बाद? इसके बाद एक दिन राजा ने भाट के मुंह से सुना कि उनके स्वजातीय एक राजा की एक परम सुंदरी बेटी है। और वे कहाँ के राजा थे? मान लो वह कांची का राजा था। मान लो? यथार्थ में कांची के राजा न थे? कांची ही का राजा था। तुम उसका नाम जानना चाहती हो? उसका नाम था अमर सिंह, रमेश ने कहा। और उस लड़की का तो नाम आप बताना ही भूल गए। हाँ हाँ, सचमुच भूल गया। अच्छा, उसका नाम था चंद्रकला। आश्चर्य, आप इस तरह भूलते क्यों हैं? कहीं मेरा नाम भी ना भूल जाए। रमेश, कौशल देश के राजा ने भाट के मुंह से यह वृत्तांत सुनकर। कमला, कौशल के राजा? कौशल के राजा कहाँ से निकल पड़े? आपने तो कहा मध्य देश के राजा। रमेश, क्या तुम समझती हो कि वह एक ही देश का राजा था? नहीं, वह मध्य देश का भी राजा था और कौशल का भी। तो दोनों राज्य क्या सटे थे? हाँ। इस तरह बारंबार भूल करते करते सतर्क कमला के प्रश्न की सहायता से उन सब भूलों का किसी तरह संशोधन करके रमेश ने कथा का सिलसिला आरंभ किया। मध्य देश के राजा रंजीत सिंह के कांची राजा के राज के पास उनकी कन्या का विवाह का प्रस्ताव दूत के द्वारा कहला भेजा। कांची के राजा अमर सिंह बड़ी खुशी के साथ उनके प्रस्ताव पर सम्मत हुए। तदंतर रंजीत सिंह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह ने सेना सामंत को साथ ले रंग बिरंग झाड़ियाँ फहराते, भांति भांति के बाजे बजाते, डंका पीटते कई दिनों में कांची पहुंचकर एक वाटिका में डेरा डाला। कांची नगर में उत्सव की धूम मच गई। राजा के पुरोहित ने गणना करके विवाह का शुभ दिन और शुभ मुहूर्त स्थिर कर दिया। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को 2.5 पहर रात बीतने के बाद ब्याह का लगन निश्चित हुआ। उस रात को घर घर मंगलाचार होने लगा। तोरण बंधनवार से नगर निवासियों ने अपना अपना घर अलंकृत किया। सारा शहर दीपावली से जगमगा उठा। आज रात राजकुमारी चंद्रकला का ब्याह होगा, परंतु ब्याह होगा किसके साथ, यह राजकुमारी ना जानती थी। उसके जन्म काल में परमहंस नित्यानंद स्वामी ने राजा से कहा था, तुम्हारी इस कन्या के ऊपर अशुभ ग्रह की दृष्टि है। ब्याह के समय जिसमें ईश्वर का नाम मालूम ना हो ऐसा करना। नियत समय में तलवार के साथ राजकुमारी का ग्रंथि बंधन हो गया। इंद्रजीत सिंह ने मुखदर्शनी दाखिल कर भाभी को प्रणाम किया। मद्र राज्य के रंजीत और इंद्रजीत सिंह मानो द्वितीय राम लक्ष्मण थे। इंद्रजीत सिंह ने चंद्रकला के संकुचित मुख कमल की ओर नहीं देखा, उन्होंने केवल उसके पाजेब भूषित दोनों पैर देखे। इंद्रजीत सिंह ने यथोचित रीति से ब्याह होने के दूसरे ही दिन मोतियों की झालर लगी मखमल के पर्दे से ढकी हुई पालकी पर वधू को बिठाकर अपने देश की यात्रा की। अशुभ ग्रह की बात याद करके कांचीराज ने शंकित हृदय से कन्या के मस्तक पर दाहिना हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। माता,
कन्या के को छाती से लगा आंसू बरसाने लगे। अशुभ ग्रह के शांतार्थ सैकड़ों ब्राह्मणों को देव मंदिर में पूजा पाठ करने का संकल्प दिया गया। कांची से मध्य देश बहुत दूर था, लगभग 1 महीने का रास्ता था। दूसरी रात को जब बेतसा नदी के किनारे शिविर स्थापित कर इंद्रजीत सिंह के साथी लोग विश्राम की आयोजना कर रहे थे, ऐसे समय में जंगल के भीतर मशाल की रोशनी देखी गई। उसके जानने के लिए इंद्रजीत ने सेना भेजी। सेना ने आकर कहा, वे लोग भी बाराती हैं, हमारे ही श्रेणी के क्षेत्रीय हैं। अस्त्र विवाह करा वधु को पति के घर लिए जा रहे हैं। रास्ते में अनेक विघ्नों का डर है, इसी से वे सब श्रीमान के शरण के प्रार्थी हैं। आपकी आज्ञा पाने पर कुछ दूर तक वे हम सबों के साथ मिलकर चलेंगे। इंद्रजीत सिंह ने कहा, शरणागत को आश्रय देना हमारा धर्म है। वे निर्भय होकर हमारे साथ चलें, तुम लोग बराबर उनकी रक्षा में तत्पर रहना। इस प्रकार 2 बाराती एक साथ होकर चले। आज अमावस की रात है। सामने छोटे छोटे पहाड़ हैं, पीछे घना जंगल था। थके हुए सैनिकगण झिल्ली और समीपस्थ झरनों के मधुर शब्द का अनुभव करते करते गाढ़ निद्रा में निमग्न हो पड़े। इसी समय एकाएक आतंकित कोलाहल से सबकी नींद टूट गई। सभी ने देखा मद्रराज के घोड़े पागल की भांति इधर उधर दौड़ रहे हैं। किसी ने उनका बंधन काट दिया है। किसी तंबू में आग भी लगी हुई है, जिसके प्रकाश से अमावस की अंधेरी रात उजली हो गई। कुछ देर में सबको मालूम हुआ कि डाकुओं ने आक्रमण किया है। परस्पर मारकाट शुरू हुई। अंधेरे में शत्रु मित्र का भेद कठिन हो पड़ा। सभी उच्छृंखल हो उठे। डकैत इस युग में लूटपाट करके जंगल में जा छिपे। युद्ध शांत होने पर राजकुमारी को किसी ने न देखा कि कहाँ गई, क्या हुआ। वह कोलाहल सुनकर खेमे से बाहर हो गई और एक दल को भागता हुआ देखकर उसे अपना दल समझकर उसी में जा मिली। वह दूसरे बाराती का दल था। मार काट के समय डाकुओं ने सुयोग पाकर उसकी वधु को हर लिया। राजकुमारी चंद्रकला को ही वह दल अपनी वधु जानकर उसे ले अपने देश की ओर बड़े वेग से चल दिया। ये क्षत्रिय साधारण जमींदार थे। कलिंग देश समुद्र के किनारे उनका घर था। वह राजकुमारी के साथ अन्य पक्ष के वर का मिलन हुआ। वर का नाम था चेत सिंह। चेत सिंह की मां ने बहू का सादर स्वागत कर उसके घर ले गई। टोले मोहल्ले की स्त्रियों ने बहू को देखकर कहा, आह, ऐसा सुंदर रूप तो हम सबों ने कभी नहीं देखा। मालूम होता है जैसे साक्षात स्वर्ग की अप्सरा हो। चेत सिंह नववधु को गृहलक्ष्मी समझकर मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। राजकुमारी भी सती धर्म की मर्यादा जानती थी। उसने चेत सिंह को अपना पति जानकर उसे मन ही मन आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ दिन तो उन दोनों के लज्जा भंग में ही गए। जब लज्जा भंग हुई तब उसके कथोपकथन से चेत सिंह को मालूम हो गया कि जिसे वह अपनी वधु समझकर घर लाया है वह तो राजकुमारी चंद्रकला है।